बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारी आज की जो क्लास है ये इंग्लिश बेसिक टू एडवांस कोर्स के साथ रिलेटेड है। देखने में यही आया कि हमारे जो भी जुडिशल एस्पिरेंट्स या किसी भी हवाले से जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं लोग, अगर हम उनकी बेसिक इंग्लिश चेक करें कि जिसमें जो प्रॉपर यूज़ है आपके टेंसेस का, या उसके अलावा किसी को देखा जाए कि क्या उसको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन का पता है या नहीं पता, राइटिंग केस का पता है या नहीं पता, पंक्चुएशन के हवाले से पता है या नहीं, तो जो बहुत सी बेसिक चीज़ें होती हैं वो मिसिंग पाई जाती हैं। इवन यहाँ तक कि बहुत से लोग तो प्रॉपरली आई, जिसका मतलब मैं होता है, उसको भी लिखते वक्त क्या करते हैं कि रनिंग उस लेटर्स में लिख देते हैं। तो उसके बाद ये हमने फ़ैसला किया है कि एक बार तमाम लोग, आल दो ये सारी वो चीज़ें हैं जो आप बारहा पढ़ चुके हैं, और आप जब ये पढ़ेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि ये आपको आती हैं। ये एक कॉमन जिसकी वजह से लोग ये सीख ही नहीं सकते, वो सबसे उसका मेन रीज़न ही यही है कि पढ़ते वक्त हर शख्स को यही लगेगा कि जितनी चीज़ें उसको पढ़ाई जा रही हैं वो इन तमाम चीज़ों से वाकिफ़ है, उसको ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आती हैं। तो फिर मुझे ज़रूरत क्या है, जिसकी वजह से कोई शख्स इन चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं देता और वो लोग हमेशा इसमें लैग करते रह जाते हैं। तो पता कैसे चलेगा? जब प्रैक्टिकली आप ये चीज़ें अपने हाथ से करेंगे। अब ना आपने सुनना है ना आपने पढ़ना है, बल्कि आपने इन चीज़ों को लिख कर प्रैक्टिकली देखना है कि क्या आपको इसकी एप्लीकेशन आती है या नहीं आती। तो इस कोर्स का मकसद आपको बेसिक इंग्लिश पढ़ाना या सिखाना नहीं है, क्योंकि वो आपको आता है। अब आपको चीज़ें जो आती हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये चीज़ें नहीं आती, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें आती हैं। अब हमने जो चीज़ें आपको आती हैं उसका प्रैक्टिकल यूज़ सिखाना है कि प्रैक्टिकली उसको जब यूज़ करेंगे तो उस वक्त कौन सी ऐसी गलतियां हो सकती हैं और कौन सी ऐसी गलती आपसे नहीं होगी। इसके लिए जितने भी हमने ये जो सेशंस है इसको 40 सेशंस में डिवाइड किया है। मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि हम उसको कैसे लेकर चलेंगे। हर सेशन के साथ ये मिनिमम, मैं इसको कह रहा हूँ, ये मिनिमम एक्सरसाइज है कि जो फ़र्ज़ है आप लोगों के ऊपर। अब इसके साथ कितने नफल आप अदा करते हैं, कितनी सुनते पढ़ते हैं, वो आपके ऊपर है। तो जितने सुनते पढ़ेंगे, जितने नफल अदा करेंगे, फ़ायदा उतना ही क्या होता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा। सेम चीज़ अप्लाई कैसे करनी है, प्रैक्टिकली इसको किस तरह लिखना है, उसके लिए 30 पॉइंट्स की डेली बेस पर एक एक्सरसाइज मैं आपको दिया करूँगा, जिसमें से 15 पॉइंट्स तो वो होंगे जो आपको दिए होंगे, सिर्फ आपने उसको क्लिक करना होगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और कौन सा नहीं है। और फर्दर 15 पॉइंट आपने अपने जहन से सोच कर उसका रीज़न देना होगा कि ये जो चीज़ आपने सोची है इसको आपने क्यों और किस तरह इसके अंदर इस्तेमाल किया। तो जितने भी हमारे लेक्चर्स होंगे सब के अंदर ये 30 पॉइंट्स डेली बेस पर लाजमी आप लोगों ने हल करने होंगे, और ये हल करने के लिए टाइम आपके पास 20 मिनट्स होगा। ये नहीं है कि आप एक सेंटेंस सोचने बैठे हैं तो बस फिर वो सोचते ही रह जाएं, बल्कि आपके पास एक लिमिटेड टाइम होगा जिसमें आपने उस चीज़ को सोचना भी है, उसको हल भी करना है और उसको सबमिट भी करना है। और अगर कोई उस पर्टिकुलर टाइम में नहीं करता और वो कहता मुझे चीज़ें आती थी, तो इट सिंपली मीन्स कि जितनी भी चीज़ आपको आती होगी, अगर आप टाइम को मैनेज नहीं कर सके तो उसका कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा। इस कोर्स को हमने डिवाइड कैसे किया है, किस तरह लेकर चलना है। सबसे पहला हमारा जो होगा वो पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो चैप्टराइजेशन कह लें, जो हमारा पहला चैप्टर होगा वो होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से एटलीस्ट आपको पता ज़रूर होना चाहिए कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं और कितने हैं। इसकी एक्सरसाइज किस किस्म की होगी? कुछ ऐसी एक्सरसाइज होगी जिसमें आपने पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि बताएं कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। सेकेंडली आपने पार्ट ऑफ स्पीच को प्रॉपर प्लेसेस के ऊपर प्लेस करना होगा। और थर्डली एक आपकी अपनी तरफ से एक एक्सरसाइज होगी जिसमें आप सेंटेंस क्रिएट करेंगे और उसमें ख़ुद से पॉइंट आउट करेंगे कि आपने यहाँ पर इस पार्ट ऑफ स्पीच को क्यों लिखा है, और क्या कोई एक पार्ट ऑफ स्पीच एक से ज़्यादा टाइम पे यूज़ हो सकता है या नहीं यूज़ हो सकता। तो यहाँ पे डेफिनेटली हम जो स्टार्ट करेंगे नाउन से, डे 1 जो होगा हमारा, बेसिकली हम इस सीक्वेंस में चलेंगे नाउन से, और नाउन्स के साथ साथ हमने जो चीज़ें देखनी है इसका एक डिटेल। अब अगर हम इसकी डिटेल पे चले जाएं तो हो सकता है नाउन की डिटेल्स में हमें 2 या 3 या 4 दिन लग जाएं, बट हम इसको 1 डे में क्लोज़ करेंगे। इसकी बेसिक एप्लीकेशन नाउन की, या नाउन बनाए कैसे जाते हैं, नाउन की काइंड्स क्या होते हैं और इसकी एप्लीकेशन क्या है। उसके बाद हम चले जाएंगे प्रोनाउन के ऊपर, नाउन और इसके साथ साथ इसकी काइंड्स, जहाँ जहाँ पर जिसकी काइंड और एप्लीकेशन आएगी वो देखेंगे। उसके बाद प्रोनाउन की तरफ चले जाएंगे कि प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव और उसकी काइंड्स की तरफ, कि एडजेक्टिव क्या है और उसकी काइंड्स क्या है। और उसके बाद वर्ब
और उसकी काइंड्स, इसी तरह एडवर्ब और एडवर्ब की काइंड, और इसी तरह फिर प्रपोजिशंस, उसके बाद कंजंक्शंस, और आर्टिकल्स। इसके साथ इंटरजेक्शंस भी देखेंगे। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो आज तक कई बार आप पढ़ चुके होंगे, सुन चुके होंगे, समझ चुके होंगे, और डेफिनेटली जब आपको पढ़ाई जाएंगी तो आपको लगेगा कि सर बिल्कुल ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं। लेकिन अगेन वही चीज़ कि यहाँ पर हमने क्या करना है, इसकी एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन सीखनी कैसे है वो इस तरह कि आपको इस हद तक इसमें होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए कि जब आप इवन लॉ भी पढ़ रहे हो तो लॉ के किसी भी प्रोविज़न के अंदर अगर आपको मैं ये कहूँ कि जनाब इसमें से ज़रा पार्ट ऑफ स्पीच को पॉइंट आउट करें, तो आप पढ़ते वक्त ही वहाँ पर देख रहे हो कि हाँ यार ये इसने नाउन इसको इस तरह इसलिए लिखा है, ये यहाँ पर इसने ये आर्टिकल इसलिए लिखा है, ये प्रोनाउन इसने इसलिए लिखा है, ये यहाँ पर इसने एडजेक्टिव लिखा है, ये एडवर्ब क्यों है, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है और किसको क्वालिफाई नहीं कर रहा। एटलीस्ट आप इस काबिल हों कि आपके सामने जो मजमून, जो लफ्ज़, जो चीज़ लिखी हो, आप उसमें से आंखें बंद करके एक एक लफ्ज़ को पॉइंट आउट करें कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है और क्या इसका रोल यहाँ पर ठीक है या गलत। और ये वो पॉइंट है जो अगर आपको मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊँ कि जिसकी वजह से ऐसे में लोग फेल होते हैं कि जब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसे आपका चेक किया जाता है तो वो जनरल अंडरस्टैंडिंग पे नहीं होता, वो उसमें ये चीज़ खसूसी तौर पर देखी जाती है कि क्या इस शख्स ने पार्ट ऑफ स्पीच को अपनी प्लेस पे रखा है कि नहीं रखा। जब आपको पता ही नहीं होता कि पार्ट ऑफ स्पीच को कैसे प्लेस करना है या किस चीज़ के साथ किस तरह आपने ट्रीट करना, तो ऑटोमेटिकली उसका क्या होगा, आपका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ जाता है। तो पहले ये होगा, उसके बाद डेफिनेटली हम आ जाएंगे टेंसेस की तरफ। अब टेंसेस के बारे में फिर यही गलत फहमी कि जनाब क्लास 1 तो ले गए थे जनाब FA तक पढ़ 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 टेंस थक गया तो दोबारा टेंस पढ़ के करना, सर बेसिक आती है जी, छोड़ दे सर बेसिक को। तो इस हवाले से आपको याद होगा कि एक आपको छोटी सी एक्सरसाइज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की दी गई थी जिसमें आपके कमालात आपको दिखाया गया था, कितनी महारत आपको उसमें हासिल है। तो अभी भी आपको थोड़ा सा आईना भी दिखाएंगे, ठीक है। 15 जो पॉइंट आउट करने वाले होंगे वो तो बड़े आप आसानी से कर लेंगे, और जो 15 आप लोगों ने बनाने होंगे फ़िक्रे, उसमें पता चलेगा कि आप कितने माहिर हैं और कितने माहिर नहीं हैं। तो इस पर थोड़ा सा मैंने और भी चेंज कर दिया। आप लोग घरों में बहुत बिज़ी होते हैं, इतने बिज़ी होते हैं कि आपके पास बिल्कुल टाइम होता ही नहीं है कि आप वहाँ पर कुछ कर सकें। 100 काम करने होते हैं ना आप लोगों ने। तो लिहाजा अभी जो क्लास होगी उसी क्लास के बाद ही उसकी एक्सरसाइज मिलेगी और ऑन द स्पॉट ही उसको आपने यहीं पे बैठ के करना होगा। घर का काम इंग्लिश के हवाले से बिल्कुल आपको नहीं देंगे, यहीं पे बैठ के आप उसको हल करेंगे और सोचेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, और जो भी काम होगा उसके हवाले से फर्दर आप प्रोसीड कर जाएंगे। टेंसेस को हमने क्या करना है, इसके लिए हमने 4 डेज़ रखे हैं। बेसिकली टेंसेस के हवाले से हम 4 डेज़ रखेंगे कि एक दिन के अंदर जो हम जो टेंस इसके हवाले से लेंगे कि जो हमारे पास ऑप्शंस आती हैं कंटिन्यूस वगैरह के हवाले से, तो हम उनको डे के हवाले से कि पहले दिन हम इंडेफिनिट टेंस देखेंगे और इंडेफिनिट के हवाले से पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को देखेंगे। फिर उसके बाद हम जो नेक्स्ट डे होगा हमारा डे 10 होगा, उसमें हम कंटिन्यूस की तरफ चले जाएंगे। 11 को हम परफेक्ट की तरफ चले जाएंगे और उसके बाद 12th डे को हम परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की तरफ चले जाएंगे। तो यहाँ पर बेसिकली हमने 4 दिन, अब 4 दिन जिस लेवल पर आप लोग हैं उसके लिए बिल्कुल भी इनफ नहीं है कि जिसमें हम टेंसेस को तैयार कर सकें। ये एक सेल्फ़ डेडिकेशन है। अगर आप लोग कभी ज़िंदगी के 40 डेज़ और 40 डेज़ में से दिन के 3 से 4 घंटे, ये 10-15 मिनट वाली बात है ही नहीं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में वाकई ही कुछ करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, तो कम से कम 3 से 4 घंटे स्पेयर करें हर रोज़ इस बेसिक इंग्लिश को देने के लिए। अगर आप अपने इस गलतियाँ और इन मामलात को बिल्कुल क्या करना चाहते हैं, दुरुस्त, कि आपका कोई भी जो लिखा हुआ मजमून या कुछ भी किसी के सामने आए तो देखने के बाद पहली बार वो यही कि नहीं यार ये बच्चा जो है इसने बहुत अच्छा लिखा है। उसके बाद आ जाएंगे हमारे पास एक्टिवाइज पैसिवाइज की तरफ हम चले जाएंगे। टेंसेस के बाद चेंज द वॉइस की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर भी हमारा जो डे होगा 13, 14, 15 और 16, 4 डेज़ हम स्पेंड करेंगे एक्टिवाइज और पैसिवाइज के हवाले से, कि जिसमें जो 8 पॉसिबल टेंसेस कि जिनके हवाले से हमारे एक्टिवाइज पैसिवाइज बनते हैं उनको हम इन 4 दिनों के अंदर डिवाइड करेंगे और उसके बाद हम उनको लेकर चलेंगे कि जहाँ जहाँ पे हमारे टेंसेस जो बन रहे हैं, 2 दिन हम इंडेफिनिट के टेंसेस को लेकर चलेंगे, उसके बाद 2 दिन, एक दिन हम उसकी तरफ चलेंगे जो हमारे कॉन्टीन्यूस के टेंसेस हैं, और उसके बाद एक दिन में हमारे जो परफेक्ट के टेंसेस हैं हम उनको लेकर चलेंगे
वॉइस सीखने के लिए कि, और इसमें एक चीज़ मज़ीद आपको यही मैं बता दूं कि जो वॉइस की जहाँ तक बात है, तो ये चीज़ आप जहन में रख लें कि ये सिर्फ इसलिए आपको टेंसेस या वॉइस, आल दो आप जो जुडिशल एस्पिरेंट्स हैं आपका तो बाकायदा क्वेश्चन है ट्रांसलेशन का, लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं भी है तो आपकी जितनी भी इंग्लिश है, ये सिर्फ मैं एक चीज़ बच्चों को समझा के थक गया हूँ और मुझे आज तक नहीं समझ आई कि हम लिखते वक्त एब्सेंट माइंडेड क्यों होते हैं, और वो ये चीज़ है कि एक्टिव वाइज पैसिव वाइज सिर्फ उस लिए नहीं होता कि अगर कोई सवाल आएगा तो आप उसको करेंगे, बल्कि अगर आप कोई भी फ़िक्रा लिख रहे हैं और वो पैसिव में है तो आपके जहन में फ़ौरन पैसिव के असूल जो है वो रिवाइंड होने चाहिए कि हाँ यार ये मैंने पैसिव फ़िक्रा इस तरह लिखना है, मैं यहाँ पे गलती ना करूँ, मुझे थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, मुझे इसको किस तरह करके लिखना है। बट कॉमन मिस्टेक अभी आपको मैं यहाँ पर पॉइंट आउट करके दिखाऊँगा। आप अपने इस जो भी क्वेश्चन लिखते हैं वहाँ पर जब आप खुद से पैसिव लिखने की कोशिश करते हैं तो पैसिव का जो असूल है उसके मुताबिक नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि पैसिव का कौन सा आपने किसी से पूछ लिया। तो बात है कि जो पैसिव के असूल हैं वो हर जगह पे एप्लीकेबल है, चाहे वो पैसिव का सवाल आया तब भी, अगर नहीं आया तो तब भी। इसी तरह एक और बहुत बड़ी गलती जो आप कब करते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। जब हम नरेशन की तरफ चलते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन की तरफ चलते हैं तो वहाँ पर भी हम 4 डेज स्पेंड करेंगे, 18, 90 और 20। यहाँ पर मुख्तलिफ इसके जो सेंटेंसेस होंगे उनको हम लेकर चलेंगे, उन प्रिंसिपल्स को। पहले दिन पे हम इसके जनरल जो प्रिंसिपल्स हैं वो देखेंगे, उसके बाद जो सर्टन वर्ड्स की चेंज है उसके बारे में देखेंगे कौन कौन से वर्ड्स, और फिर उसके बाद जो टेंसेस का चेंज है उसके बारे में देखेंगे। कुछ इसमें यूनिवर्सल सेंटेंसेस वगैरह होते हैं उसकी एप्लीकेशन वगैरह उसके बारे में देखेंगे। और अगेन यहाँ पे जब हम कोई भी चीज़ ऐसे की सूरत में ये क्वेश्चन का जवाब लिखते हैं तो वहाँ पर हम समटाइम्स इनडायरेक्ट स्पीच यूज़ कर रहे होते हैं, और जब हम इनडायरेक्ट स्पीच यूज़ करते हैं तो वहाँ पर इनडायरेक्ट के रूल्स को फॉलो नहीं करते। तो हमने क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच जहाँ पर भी लिखनी है इतना हमें होना चाहिए कि आपकी टेबल पे पड़ी हुई कोई भी चीज़ आप उसको बाकायदा तौर पर बता सकें कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, ये आपका जो है वो एक्टिव है या पैसिव सेंटेंस, और उसका रूल क्या है, ये आपको हर वक्त फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। और इसको अगर कोई वाकई बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहता है, इससे पहले कि हम यहाँ तक पहुँचें, वो कोई भी अच्छी किताब ले ले और उसको हमसे पहले पढ़ के आए, उसका फ़ायदा क्या होगा कि उसको कम से कम ये पता चल जाएगा कि उसकी गलतियाँ क्या हैं, उसको क्या चीज़ समझ आ रही है और क्या चीज़ समझ नहीं आ रही। तो जुडिशरी अगले साल ही पेपर होंगे, इस साल पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि सबको पता है कि रिज़ल्ट के बाद फिर आगे इंटरव्यू, और इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन, उसके बाद ही पेपर होगा, उससे पहले पेपर पॉसिबल नहीं है। तो लिहाजा अगर आप 2 महीने, जो ये वाले 2 महीने इनिशियल, अगर आप इंग्लिश को अच्छे तरीके से दे लें तो सिर्फ आपका इंग्लिश का पेपर नहीं, आपका लॉ का हर पेपर भी क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, और आपका जो क्रैमिंग का बर्डन है वो हाफ से भी कम हो जाएगा। तो इस पर आपने तवज्जो देनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे कंडीशनल सेंटेंसेस आ जाएंगे। हम 21 डे 22 2 डे हम जो है फिक्स करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए। अब अगेन यहाँ पर हम बहुत से कंडीशनल सेंटेंसेस अपने यूज़ करते हैं कि जहाँ पर 0 कंडीशंस देते हैं या फर्स्ट कंडीशनल टाइप और सेकंड टाइप देते हैं, तो उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है कि आपका फर्स्ट पार्ट अगर किस टेंस में हो तो सेकंड पार्ट का टेंस क्या होगा। बट हम नॉर्मली लिखते वक्त इन रूल्स को फॉलो नहीं करते क्योंकि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होता ही नहीं है। उसके बाद जो ज़्यादा हमारा फोकस होगा वो होगा 23, 24, 25 और 26 और 27 डेज़। हम 5 दिन इसमें स्पेयर करेंगे। हमारे पास एक छोटा सा एक मटेरियल है 100 गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश के हवाले से। 100 गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश, ये बेसिकली है क्या? इसमें हम सब्जेक्ट वर्ब जो रिलेशंस हैं और उन रिलेशंस के हवाले से जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम ग्रामर में करते हैं, जो कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है, वहाँ पर तो 20 नंबर का ये सवाल आ रहा होता है अक्सर 1 पेपर एग्ज़ाम के अंदर। लेकिन उससे हटकर जो गलतियाँ हम करते हैं कि हमें बाज़ औक़ात पता नहीं होता कि हमने जब 2 नाउन को मिलाकर उनके दरमियान में आर लगाया, एंड लगाया, उसके साथ अब आगे हमारा सब्जेक्ट किस तरह चलेगा, या अगर हमारे नाउन्स 3 हैं तो उसके बाद जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, और आई, वी, यू अगर सेम सेंटेंस में यूज़ हो तो पहले कौन सा प्लेस होगा, बाद में कौन सा होगा, थर्ड। ये वो चीज़ें हैं कि जो अक्सर आप लोगों ने बड़ी बार सुना होगा कि जी वो इंग्लिश ऐसे पास करना बड़ा ही क्या है, मुश्किल है। वो मुश्किल इसलिए है
कि ये चीज़ें पढ़े बग़ैर अगर आप ऐसे के रूल्स हज़ार नहीं लाख बार भी पढ़ लेंगे तो उसका फ़ायदा आपको नहीं होगा। इस चीज़ को आप डे वन से अपनी बेसिक का हिस्सा बनाएं और ये नहीं करना कि जब आप यहाँ पर पहुँचे तो आप इन रूल्स को निगलेक्ट करना शुरू कर दें, बल्कि नहीं, आप हर आने वाले दिन अपनी राइटिंग में अगला रूल देखें कि आप अगर नेक्स्ट रूल अप्लाई कर रहे हैं तो क्या फ़र्स्ट रूल भी एप्लीकेबल उसमें है कि आपने वैसा ही लिखा या नहीं लिखा। हमारे लोगों को आज तक नाउन में ये नहीं पता चला कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन उसमें अल्फ़ाबेट्स केस का क्या रूल है, किस तरह किसको कैपिटल अल्फ़ाबेट देना, जहाँ पर दिल चाहा बड़ा, जहाँ पर चाहा आप रनिंग ABC में चले गए। ये गलत किया जाता है इसको बाकायदा तौर पर, उसके मार्क्स कट किए जाते हैं कि ये बेसिक एक बच्चा ऐसा है कि जिसको आज तक ये नहीं पता कि यार ये जो कॉमन नाउन है इसके लिए पहला जो अल्फ़ाबेट है उसको लिखने का क्या मकसद है, और उसके बाद जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ये चीज़ें अगर आपको नहीं पता तो ये इंतहाई नेगेटिव होती हैं। ये सारे के सारे रूल्स कहाँ पर आ जाएंगे, हमारे पास 100 गोल्डन रूल्स में आ जाएंगे। और उसके बाद हम जो है कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 2 लेक्चर होंगे। अब ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमें कहाँ पे हेल्प करता है, 28 और 29 डेज़ जो हमारा होगा वो हमारा चलेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ। वैसे तो अगर आप चले जाएँ CSS में तो प्रॉपर एक क्वेश्चन आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। जुडिशरी में आपके पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसके हवाले से कोई भी किसी किस्म का सवाल वैसे ओवरऑल नहीं आ रहा होता, तो बंदा कहता है यार इसकी ज़रूरत आपको पड़ती है प्रेसी में। दरहकीकत जो प्रेसी है उसमें सबसे पहले जो मैं आपको एग्जामिनर की बात बताता हूँ, जो एक इंग्लिश का पेपर बनाता है, कम्पिटिटिव लेवल पे हम बैठे हुए थे, तो मैंने कहा बेसिकली जब आप कोई प्रेसी का पैराग्राफ देते हैं तो उसमें कौन कौन से पॉइंट्स जहन में रखते हैं। तो बाकी पॉइंट्स तो वहाँ पे चल के डिस्कस करेंगे। जो एक ताज़ा मेरी उनसे बात हुई, मैं आपको वो पॉइंट बता दूँ। वो कहता है कि यार हम उसमें 2-3 ऐसी लॉन्ग टर्म्स देते हैं कि जिनको वन वर्ड से सब्स्टिट्यूट किया जा सके, और हम ये देखते हैं कि क्या वो सब्स्टिट्यूट किया गया या नहीं। तो डेफिनेटली जिसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का नॉलेज पता होगा कि ये पूरी एक जो टर्म है इसके बदले में अगर एक सिंगल वर्ड लगा दिया जाए तो ये क्या कर सकता है, उसको रिप्लेस कर सकता है। तो अगर उसने किया तो इसका मतलब है कि प्रेसी का जो बेसिक प्रिंसिपल उसने फुलफ़िल कर दिया है। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमें वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। उसके बाद हम चले जाएंगे पंक्चुएशन की तरफ। हमारे जो पंक्चुएशन एक बहुत डिटेल टॉपिक है, लेकिन हम सिर्फ एक ही दिन स्पेयर कर सकेंगे। सिर्फ इतना आपको हमने पंक्चुएशन के टॉपिक में लेकर चलना है कि अल्लाह अलैह कॉमे के अलावा बहुत सारी पंक्चुएशंस हैं जो इंग्लिश में होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अपनी किताबें खोल लें और मुझे ये बताएं कि आज तक तकरीबन आप सब लोगों की ज़िंदगी के कोई पढ़ते पढ़ाते ही 20-22 साल तो गुजर चुके हैं ना। कोई भी 20 साल से नीचे तो नहीं जिसकी पढ़ाई, यही तो सब की 25, 26, 27, 28, 29, 30 साल है। तो 20 साल की पढ़ाई में ज़हीर मियाँ बताओ कि कितनी बार एक क्वेश्चन मार्क और उसके बाद एक कामा, और कभी कभी गलती से डायरेक्ट में कोई इन्वर्टेड कामास अगर लगा दिए तो लगा दिए, या अगर कहीं से देख के कोई साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया तो लगाया। उसके अलावा क्या हमने प्रैक्टिकली कभी अपनी ज़िंदगी में पंक्चुएशन इंग्लिश में यूज़ की है? इवन ऐसा भी होगा कि एक सेंटेंस होगा, 5 लाइन्स होंगी उसकी, वो कम्प्लेक्स भी नहीं होगा, कम्प्लेक्स कंपाउंड स्ट्रक्चर, और जो आप बनाते हैं वो कम्प्लेक्स कंपाउंड भी नहीं होता, वो कम्प्लेक्स स्क्वायर और कंपाउंड क्यूब होता है। इतने बड़े फ़िक्रे होते हैं, और उसमें क्या होता है, या कॉमा होता है और या क्या होता है एंड कॉमा बट। इंग्लिश में इसके अलावा बहुत कुछ है। तो सिर्फ आपको बताना है कि कुछ ऐसी पंक्चुएशंस भी हैं कि जब आप उसको इतने एक लेंथी स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे तो उसको यूज़ करना है, और फिर जो फाइनल पेपर वाला टच हम वो दे देंगे, और वो आखिरी 10 दिन का होगा जिसके अंदर 2 डेज़ हमारे होंगे लेटर राइटिंग के हवाले से, जो हमारा डे 31 और 32 होगा। उसके बाद 33 से लेकर 34 और 35 ये 3 दिन हम जो है आपको प्रेसी राइटिंग के हवाले से इसके बेसिक प्रिंसिपल, और इसी तरह डे 36 से लेकर 40 तक आपका जो ऐसे राइटिंग। लेकिन आप यकीन करें कि अगर आप इस सीक्वेंस में अच्छे तरीके से चलेंगे तो आखिर पे यहाँ पर जो ये इतने कम दिन रखने का मकसद ही यही है कि जब आपको हर चीज़ की समझ आ चुकी होगी तो फिर सिर्फ आपको रूल्स बताने हैं कि आपने जो चीज़ें आज तक पढ़ी हैं उसको अप्लाई कैसे करना, लिखना कैसे है, तो चीज़ें आपके लिए बाकायदा तौर पर ख़ुद ब खुद क्या हो जाएंगी, आसान। तो इस पैटर्न पे हम इंशाल्लाह जो अपना कोर्स है वो आज से उसको बाकायदा स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि आप सब लोग जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हवाले से या किसी भी चीज़ के हवाले से इस चीज़ को इंग्लिश के लिए देखना चाह रहे हैं तो इसमें पढ़ने से बिल्कुल नहीं आएगा। मैं फिर वही बता रहा हूँ कि ना मेरे पढ़ाने से आना है, और मैं भी कोई इंग्लिश में वो नहीं हूँ कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। मैं सिर्फ कुछ वो बेसिक चीज़ें कि जो पहले हाथ पे गलतियाँ पकड़ी जाती हैं और जो आपकी उस राइटिंग में नहीं होनी चाहिए,
सिर्फ वो हो सकता है कि आप में से बहुत से ऐसे लोगों को जिनको जो इंग्लिश का जो उनका नॉलेज है वो जो मैं पढ़ाऊँ उससे कहीं ज़्यादा हो, लेकिन सिर्फ यहाँ पर मेरी कोशिश ये होगी कि वो लोग जिनको कुछ नहीं आता उनको इस लेवल तक लाया जाए कि एटलीस्ट वो, और इसमें लेवल जो चाहिए वो क्या है, वो सिर्फ इतना सा लेवल चाहिए कि अगर कभी मैं आप लोगों को ये कहूँ कि जो आपने लिखा है इसमें से गलती निकालें, तो आप एटलीस्ट उसको 2 या 3 बार पढ़ के गलती निकालने के काबिल हो जाए। जिस इंसान अपनी गलतियाँ निकालने के काबिल हो जाए, ख़ुद की निकाली हुई गलती दोबारा बंदा रिपीट नहीं करता, क्योंकि आपको पता होता है कि यार ये चीज़ मैंने खुद यहाँ पर गलत की है, मुझे ये चीज़ यहाँ पे गलत नहीं करनी चाहिए। तो पाकिस्तान के हवाले से हम लोग ट्रांसलेशन मेथड पे चलते हैं। मैंने आपको लॉ में जो भी पढ़ाना है उर्दू में ही समझाना है, इंग्लिश में उसकी टर्म्स बतानी है, तो एक तरीका आप उसका क्रैमिंग करें, बहुत मुश्किल है, इतना ज़्यादा लॉ कौन क्रैम करे। दूसरा तरीका कि आप उसको समझ लें और उस समझने के बाद आप उस एक्सप्रेशन को अच्छे तरीके से लिखने के काबिल हो जाए। और यही रिक्वायरमेंट है आपको जुडिशल एग्जामिनर की, जो आपको अनसीन क्वेश्चंस इसलिए भी देता है कि वो देखे कि आपके पास राइटिंग स्किल्स हैं या नहीं है, आप किसी चीज़ को बाकायदा तरीके से लिख सकते हैं या नहीं। तो ये इसका मकसद। अगर यहाँ पर कोई चीज़ आप पूछना चाहें तो पूछ लें, नहीं तो मूव करते हैं अपने फर्दर लेक्चर की तरफ। यहाँ तक जो जो आपका क्वेश्चन है वो पूछ लें जनाब।